आज हम शुरू करेंगे +1 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका 6th पार्ट। जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये एक ही चैप्टर है, और जो बुक टी.आर. जैन की और वी.के. ओरी की है उस बुक के अंदर ये 2 चैप्टर्स हैं, जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपना पूरा हो जाएगा। इससे पीछे वाला जो भाग था उसके अंदर हमने बात की थी सेकेंडरी डेटा यानी कि द्वितीयक आंकड़ों की, और हमने देखा कि जो जनगणना है और जो प्रतिदर्श के सर्वेज हैं वो बहुत अच्छे स्रोत है द्वितीयक आंकड़ों के। तो ये जो 2 विधियां थी, जनगणना व प्रतिदर्श, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जनगणना व प्रतिदर्श, इनकी अवधारणा के बारे में बात करेंगे। सेंसस एंड सैंपल कंसेप्ट। जनगणना आपको समझ आ गया होगा। जन मीन्स लोग, गणना मीन्स गिनना। तो लोगों की गिनती जो इसका अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है इस शब्द का, लेकिन इस जनगणना यानी कि सेंसस के अंदर उन व्यक्तियों, लोगों से जुड़ी सारी जानकारियां हम प्राप्त करते हैं। दूसरा है प्रतिदर्श यानी कि सैंपल। सैंपल प्रतिदर्श जो शब्द है वो आपने हिंदी में कम सुना होगा, बहुत कम प्रयोग होता है। सैंपल आपने सुना होगा। सैंपल, आप किसी दुकान पर गए, आपको समझ लो खाने की कोई आइटम खरीदनी है, आप बादाम ही लेना चाहते हैं तो आप उसको बोलते हो थोड़ा सैंपल दिखाओ। आप अंगूर जब खरीदते हो किसी दुकान के ऊपर तो आप एक आधा अंगूर खा कर देखते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि हम सैंपल चेक कर रहे हैं, उसी को सैंपल कहा जाता है। और वही कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले कि हम इनकी अवधारणा को जानें, कुछ एक परिभाषाएं हैं, कुछ एक टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले है समग्र या जनसंख्या। ये किसे कहते हैं? यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या चीज होती है? तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसके अंदर जो जनसंख्या है उसका अर्थ लोगों की संख्या से नहीं है। जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने मद हैं, उन सबके समूह को जनसंख्या या समग्र कहा जाता है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि एक किसी विद्यालय के अंदर ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 85% से ज्यादा आए। तो इस केस में जिस विषय की बात हो रही है वो है एक विद्यालय। तो जनसंख्या क्या होगी? उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, वो तो किसी विद्यालय के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम समग्र, यूनिवर्स, जनसंख्या या पॉपुलेशन बोलेंगे। क्योंकि जो हमारा डाटा है, जो मद है, जो स्टूडेंट्स हमें चूज करने हैं वो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स में से होंगे, उसी पॉपुलेशन में से होंगे। इस कारण उन्हें एक टर्म दी गई है यूनिवर्स। अगर हम बात करें कि अपने पास ताश के पत्ते हैं तो ताश में कितने पत्ते लाल रंग के होते हैं? तो अब हमारी जो जनसंख्या है उसकी संख्या होगी 52, क्योंकि हमने बात किसकी की है? ताश के पत्तों की, प्लेइंग कार्ड्स। तो उनमें से ही हम निकालेंगे, उनमें से ही हम छांटेंगे। तो इस समय हमारी पॉपुलेशन ताश के सारे पत्ते। तो जिस विषय के बारे में बात की जाती है वो हमारा समग्र होता है, यूनिवर्स होता है या जनसंख्या होती है। उसके बाद हमने कहा कि मद किसे कहते हैं। आपने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, किसी विषय से संबंधित सभी मदों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट। तो ये यूनिट क्या हुई? तो मद क्या है? उस जनसंख्या की एक इकाई। इसे हम आइटम भी बोलते हैं, अ सिंगल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि हमने विद्यालय की बात की थी कि कितने
स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 85% से अबव हैं, तो उस केस में हर एक स्टूडेंट एक यूनिट है, एक इकाई, और उसे ही हम मद बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब हम मद या आइटम की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं या यूनिवर्स की बात करते हैं तो किसके बारे में बात हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सांख्यिकी अनुसंधान, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या है? किसी भी जनसंख्या या पॉपुलेशन, यूनिवर्स के ऊपर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम सांख्यिकी अनुसंधान बोलते हैं। जैसे जो भी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल लिया था कि किसी विद्यालय के अंदर वो सभी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अबो 85% हैं, तो ये एक सूचना प्राप्त करना, ये एक सांख्यिकी अनुसंधान है। छोटा ही सही, ये एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है। तो ऐसे करने के दो तरीके हैं, दो विधियां हैं। एक है जनगणना विधि, जिसे हम सेंसस मेथड बोलते हैं। दूसरा है प्रतिदर्श विधि, जिसे हम सैंपल मेथड बोलते हैं। अब दोनों में मैं आपको एक छोटा सा जो मुख्य डिफरेंस है इनका, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम मान लीजिए एक उदाहरण है, एक विद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट्स है, अपने विद्यालय की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली किस समय उठते हैं और किस समय सोते हैं, और क्या भोजन करते हैं वो सुबह। हम केवल इतना ही जानेंगे वो सुबह किस समय उठते हैं, क्या भोजन करते हैं, और रात को किस समय सोते हैं। तो जो जनगणना विधि है, सेंसस मेथड, उसके अंदर हम क्या करेंगे, विद्यालय के अंदर जितने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि विद्यालय के अंदर 300 स्टूडेंट्स हैं हमारे विद्यालय के अंदर, तो हम हर एक स्टूडेंट से पूछेंगे आप कितने बजे उठते हो, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, और जब रात को सोते किस टाइम। ये तीनों चीज़ें हम हर एक स्टूडेंट से पूछेंगे। ये है जनगणना विधि, यानी कि हर एक जो मद है उसके पास हम जाएंगे, उनसे सूचना प्राप्त करेंगे। अब है प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या कहता है कि हर एक को जांचने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ मदों को जान लें, कुछ आइटम्स को जांच लें, उनसे सूचना ले लें, तो वो सूचना लगभग सारे स्कूल की सूचना होगी। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हर एक क्लास से रैंडमली मतलब किसी भी 5 बच्चों को लेते हैं, उनसे पूछते हैं। फर्स्ट से पूछा, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक क्लास से हमने 5-5 स्टूडेंट्स लिए, उनसे ये सारी जानकारी प्राप्त की, और फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स है, उसके कुछ लॉज लगाए, तो उससे हमने निष्कर्ष निकाला। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हमें आइडिया मिल जाएगा कि ज़्यादातर बच्चे किस समय उठते होंगे, भोजन में क्या खाते होंगे, और किस समय सोते होंगे। क्योंकि एक गांव के अंदर इतना ज़्यादा फर्क इनके अंदर नहीं आएगा, सबका रहना, पहनना, खाना लगभग एक जैसा होता है। तो इस विधि को हम बोलेंगे प्रतिदर्श विधि। मान लीजिए जब आप सब्जियां लेने जाते हैं, फल लेते हैं, अंगूर लेते हैं, अंगूर वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, तो आप जब अंगूर लेने से पहले जानना चाहते हैं कि अंगूर कैसा है, तो आप उस गुच्छे में से, उस बंच में से 1 या 2 अंगूर उठाते हैं और खाकर देखते हैं। अगर आपको वो मीठे लगते हैं तो आप कह देते हैं कि हाँ भाई ये सारा गुच्छा ही मीठा है, हमें दे दो। ये होती है प्रतिदर्श विधि। हमने एक थोड़े से सैंपल से सारे गुच्छे को पता कर लिया। जनगणना विधि क्या कहती है, भाई सारे अंगूरों को खाओ, देखो हर एक अंगूर को देखो, उनमें से कितने मीठे थे, कितने खट्टे निकले, फिर हम बताएंगे कि ये गुच्छा मीठा है या खट्टा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है और मेन डिफरेंस है दोनों विधियों के अंदर। थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो जनगणना विधि क्या है, इस विधि में समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आप समझे होंगे कि हर एक मद को जांचा परखा जाता है, वहां से सूचना प्राप्त की जाती है। तो अंगूर वाली बात है कि हमें हर एक अंगूर को खाकर देखना पड़ेगा।
तो वो विधि होगी जनगणना विधि या सेंसस मेथड। बात करते हैं सूटेबिलिटी की, अर्थात ये जो जनगणना विधि है ये कौन सी परिस्थितियों में उपयुक्त है। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो दोबारा आएंगी, रिपीट हो रही है, जिसके अंदर गुण, अवगुण और ये उपयुक्तता, ये कई जो विधियां हैं उनके लिए लगभग वही है। तो जनगणना विधि अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए तो क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि थी या प्रत्यक्ष अनुसंधान वाली विधि थी, बिल्कुल वैसी ही है। हम हर एक के पास जाकर वहां से सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये कब उपयुक्त होगी, जब हमारा जो क्षेत्र है वो सीमित होगा, लिमिटेड एरिया के अंदर, थोड़े से क्षेत्र के अंदर अगर हमें कोई अनुसंधान करना हो, जैसे अपने विद्यालय के अंदर करना है, किसी एक गांव में करना है, तो ये ठीक है। दूसरी बात है विभिन्न गुणों वाली इकाई, यूनिट्स हैविंग वेरियस प्रॉपर्टीज। इसका अर्थ है कि एक जो इकाई है उसके हमें बहुत सारे गुणों का अध्ययन करना है। मान लीजिए हमने पहले क्या लिया था कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं 85% से ज़्यादा, ये एक प्रॉपर्टी होगी। अब हम जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कितने बजे उठते हैं, स्टूडेंट्स सुबह क्या खाते हैं, स्टूडेंट दोपहर को क्या खाते हैं, घर जाकर कितनी देर पढ़ते हैं, उनके पापा क्या करते हैं, उनकी मम्मी क्या कार्य करती है, उनकी बहन कितनी, भाई कितने, वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, वो कब उठते हैं, वो खेलने कब जाते हैं, उनकी हॉबीज क्या है, उनकी हाइट कितनी है, वजन कितना है, घर पे खाना, ऐसे बहुत सारे गुणों वाली इकाई है जिनके बारे में हमें, ये सारे प्रश्न हैं जो हम उनसे पूछेंगे, ये जो सारी सूचनाएं हैं, तो उस केस में ये ज्यादा सूटेबल है। थर्ड है गहन अध्ययन की आवश्यकता, जब हमें डीप रिसर्च करनी हो, सभी जानकारी चाहिए हो। इसी कारण जब जनगणना करते हैं, इसी कारण इसका नाम जनगणना रखा गया है। तो उसके अंदर हम हर एक चीज के बारे में सूचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ, शुद्धता और विश्वसनीयता। ये शुद्ध होगी क्योंकि हम हर एक इकाई को चेक करेंगे। अब आपको अंगूरों का गुच्छा लेना है, आप हर एक अंगूर खाकर देखेंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि कितने अंगूर मीठे थे, कितने अंगूर खट्टे थे। अगर मान लीजिए 50 अंगूरों का एक गुच्छा है, तो अगर उसमें से 45 अंगूर मीठे निकलते हैं, 5 खट्टे निकलते हैं, तो आप कह सकते हो हाँ भाई ये मीठा था। अगर उसमें से 20 मीठे निकलते हैं और 30 खट्टे निकलते हैं, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये मीठा नहीं था। विश्वसनीयता है क्योंकि आप हर एक चीज को चेक करेंगे। तो ये वो परिस्थितियां थी जहां पर ये ज्यादा उपयुक्त है। अब बात करते हैं इसके गुण यानी कि मेरिट्स की। शुद्ध और विश्वसनीय होती है, जो हमने अभी बात की थी, एक्यूरेट एंड रिलायबल, वो आप बिल्कुल एज इट इज समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। पक्षपात की कम संभावना है, लेस बायस्ड। पक्षपात की कम संभावना है, संभावना तो है लेकिन कम है। जब आप अंगूर खा रहे हैं तो आप बता पाएंगे कि कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है। उसमें पक्षपात इतना ही हो सकता है कि अगर दुकानदार ने कहा कि नहीं भाई सारे ही मीठे हैं, एक भी खट्टा नहीं निकलेगा, तो आप पक्षपात कर सकते हो कि उसकी बात को मैं झूठा करूं। बस इतना ही पक्षपात हो सकता है, क्योंकि हर एक जो मद है, हर एक व्यक्ति है, उससे सूचना आप प्राप्त करेंगे, हर एक यूनिट के पास आप खुद जाएंगे, तो पक्षपात की संभावना कम है, क्योंकि आप अनुसंधान करना चाहते हैं, आप छोटी सूचनाएं नहीं चाहेंगे। विस्तृत सूचना, आपको एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। आप किसी के पास गए हो तो उससे वो सारी सूचनाएं ले सकते हो जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप अंगूर खा रहे हो तो आप एक अंगूर जो खाओगे उसके बारे में आप बता पाओगे कि ये नर्म था, ताजा था, मीठा था, खट्टा था, खाने में मजा आया, बहुत सारी सूचनाएं, बड़ा था, देखने में रंग क्या था। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, तो आप जैसे चाहें और जिस रूप में चाहें सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस विधि के गुण हैं। कुछ और गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले है विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमने बात की थी, एक अंगूर के बारे में ही हम कितनी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आप उसके बारे में कितनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो भिन्न भिन्न होंगी। सेकंड है मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। ये वहां पर बहुत उपयोगी है जहां पर हमें हर एक मद यानी कि इकाई के
गुणों का, बहुत सारे गुणों का अध्ययन करना है और 2 इकाइयों के जो गुण हैं वो बहुत अलग होंगे। आप एक व्यक्ति के पास जाते हो, वो क्या पता सुबह जल्दी उठता हो, 4 बजे सुबह उठते ही नहाता हो, सुबह के एक्सरसाइज सब कुछ करता हो। दूसरे उसी घर में एक और व्यक्ति हो सकता है जिसको एक्सरसाइज करने का कोई शौक नहीं है, 2-2 दिन जो नहाए भी ना। तो बहुत सारे गुण हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं ना दिन रात का अंतर होता है। तो ऐसी स्टडी के लिए, ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये विधि ज़्यादा उपयोगी है। लास्ट है अप्रत्यक्ष जांच, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो हम डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। तो जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो ऐसी बातों के बारे में सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती है। क्योंकि अब जनगणना की बात लीजिए, जनगणना में हम किसी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या काम करते हो, कितनी सैलरी मिलती है, कभी रिश्वत दी या नहीं दी। तो इससे हम बाद में एनालाइज करके निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि रोजगारी या बेरोजगारी कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है। तो जब सीधा प्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन संभव नहीं है, हम उनसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि आपने रिश्वत दी है, नहीं दी है, ली है, नहीं ली है। थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों के साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष जांच के लिए ये विधि बहुत ही उपयोगी है। अब कुछ अवगुण, इसकी डीमेरिट्स है जो आपको पहले ही पता चल गई होगी। खर्चीली विधि है, एक्सपेंसिव मेथड, बात कर चुके हैं हम। अधिक मानव शक्ति चाहिए, इसके लिए लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक मद के सारे गुणों की हमें सूचना चाहिए। विशाल अन्वेषण के संबंध में उपयुक्त नहीं, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। इस पॉइंट के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति करना चाहता है कोई बहुत बड़ी अनुसंधान, उसके लिए विधि उपयुक्त नहीं है। लेकिन जनगणना के लिए यही विधि, जनगणना जो सेंसस है उसके लिए यही विधि उपयुक्त है। अब लार्ज इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है, जब हम प्रतिदर्श विधि पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि लार्ज किसे बोलते हैं, कौन सी अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन है जो बड़ी होती है, जिसके लिए उपयुक्त नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इस विधि में प्रतिदर्श सैंपल क्या होता है, किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह। उस समूह से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं इस छोटे समूह के बारे में जो प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी कक्षा ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के प्रोग्राम के अंदर, जो हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं हर साल। उसके अंदर आपके 7 या 8 फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स ही परफॉर्म करते हैं स्टेज पर। मान लीजिए ग्रुप डांस के अंदर किया, तो वो जो एक ग्रुप है 7 to 8 स्टूडेंट्स का, वो आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करता है। अगर उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया तो हम कहते हैं कि +1 क्लास ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो हम, आपकी सारी क्लास ने तो डांस नहीं किया था, लेकिन आप इस समय क्या हो, समग्र हो, और वो एक छोटा समूह है, वो एक सैंपल है, वो एक प्रतिदर्श है जो आपके बारे में निष्कर्ष दे सकता है। तो ये जो मेथड है ये कहाँ सुटेबल है, कहाँ उपयुक्त है? बड़ी जाहिर सी बात है, लार्ज एरिया हो, विस्तृत क्षेत्र हो, तो हम हर एक व्यक्ति के पास, हर एक मद के पास जाने से अच्छा है कुछ मदों के बारे में सूचना प्राप्त करें जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा अनुसंधान हो जिसके अंदर उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो, विभिन्न इकाइयों के अत्यधिक परीक्षण की आवश्यकता ना हो। हमें केवल थोड़ा सा ही ये जानना है कि कोई व्यक्ति है वो कहाँ काम करता है और उसकी सैलरी कितनी है, बस इतना ही आइडिया लेना। बहुत सारी जानकारी हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये पता चल सके कि गांव में कितने लोग काम करने जाते हैं और उसकी एवरेज सैलरी क्या है, तो ज़्यादा परीक्षण की आवश्यकता नहीं। और समग्र की सभी इकाइयाँ लगभग एक जैसी हो, कि उनमें कोई फर्क ना हो।
फ़र्क मैंने आपको बताया था ना पीछे कि एक घर के अंदर ही 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति बहुत सुबह उठता है 4 बजे एक्सरसाइज़ करता है, सुबह ही नहा लेता है और दूसरा जो पर्सन है वो 8-9 बजे तक नहीं उठता, उसको एक्सरसाइज़ की भी कुछ चिंता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है और नहाने में भी आलस करता है। तो ये इकाइयाँ बहुत ही विपरीत है, ऐसी इकाइयाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सैंपल उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमने एक अंगूरों का गुच्छा लिया, उसमें से आधे अंगूर तो बहुत मीठे थे, आधे अंगूर बहुत खट्टे थे। तो अगर हम एक अंगूर तोड़ के खाएँ और हम बोल दें कि ये तो गुच्छा बहुत खट्टा है, तो भी ठीक नहीं है और एक अंगूर जो हमने खाया वो मीठा निकल गया, तो भी हम नहीं कह सकते कि ये सारा गुच्छा मीठा है। तो इस कारण समग्र की इकाइयाँ लगभग एक जैसी होनी चाहिए। इसके गुण क्या हैं? ये कम खर्चीली है, इकोनॉमिकल है क्योंकि हम हर एक मद के पास नहीं जाएंगे, कुछ सैंपल ही उठाएंगे और समय की बचत होती है, टाइम सेव होता है क्योंकि हमें केवल एक सैंपल के ऊपर ही रिसर्च करनी है। गलती की पहचान हो जाती है क्योंकि इसके अंदर हम जो सांख्यिकी के मेथड हैं, इकोनॉमिकल टूल्स हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टूल्स होते हैं, आपने औसत सुना होगा, बहुलक, माध्य, माध्यिका, प्रक्षेपण, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और पता लगाते हैं कि कहीं गलतियाँ तो नहीं हैं। उसके बाद है विशाल अन्वेषण, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर इकाइयाँ आपको बहुत सारी मिल जाएगी लगभग जो एक जैसी होगी। उसके बाद है प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आपको मिल जाती है क्योंकि आपके पास डेटा आ जाता है, फिर आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं जो उस डेटा, उस आंकड़ों के ऊपर अनुसंधान कर पाएँ विभिन्न विधियों द्वारा। अधिक वैज्ञानिक है, ये साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इस विधि के अंदर हम जो आंकड़े हैं उनकी जांच कर सकते हैं कि वो बहुत अलग तरह के तो नहीं है या उनसे कोई कंक्लूजन निकाला भी जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। तो ये थे इस विधि के कुछ गुण। अब इसके अवगुण, यह विधि पक्षपातपूर्ण हो सकती है। क्यों हो सकती है? मान लीजिए कि आप अंगूर लेने ही गए हो, आपने कहा भाई अंगूर थोड़े से चेक करवाओ, तो जो दुकान वाला व्यक्ति है वो आपको वही अंगूर तोड़ के देगा जो थोड़े बड़े हों और देखने में भी अच्छे हों और मीठे भी हों, क्योंकि आपने भी देखा हो जब आप अंगूर के गुच्छे में से अंगूर निकाल कर खाते हैं तो वही बड़ा सा अंगूर देखते हैं जो आपको मीठा लगता है। तो ये इस कारण पक्षपातपूर्ण या पार्शियल हो सकती है क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो उन्हीं मदों को चुनने की कोशिश करेगा जो उसे पसंद होती है। मान लीजिए स्कूल का एक टूर जाना है, मुझे इंचार्ज बना दिया गया कि आप स्टूडेंट्स को छांटिए जिनको टूर पे लेके जाना है। तो एक ह्यूमन नेचर होती है, मैं उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा तहरीस दूंगा जो कि मुझे किसी भी कारण से पसंद है या मेरी गुड बुक्स में ऊपर है, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं किसी भी रीजन से। तो ये पक्षपातपूर्ण हो सकती है। कई बार अशुद्ध निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, जो हमने अंगूरों वाला एग्जाम्पल लिया था, हमने 2 अंगूर तोड़ के खाए, हमने वही 2 अंगूर खा लिए जो कि मीठे थे, बाकी आधा गुच्छा है वो खट्टा है। तो इस प्रकार कई बार अशुद्ध निष्कर्ष भी निकल जाता है। प्रतिदर्श बनाने में कठिनाई, जो सैंपल अपने को बनाना है कि हम विद्यालय के अंदर बात करते हैं किसी अनुसंधान की और प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, जनगणना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हर एक विद्यार्थी से पता करें, हम चाहते हैं कि कुछ विद्यार्थियों से पता करें। हमने कहा था ना एक कक्षा में से 5-5 बच्चे हम ले लेंगे, तो वो कौन 5 से लिए और कौन से 5 लिए जाएं, तो ये एक मुश्किल काम है, प्रतिदर्श बनाने में कठिनाई आती है। ये एक अवगुण है क्योंकि प्रतिदर्श अच्छा बन गया जो सारे समग्र या यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर पाए तो हमारा काम हो गया। ये एक डिफिकल्टी है इस विधि के अंदर। फिर है प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्योंकि कई बार ऐसे डिफरेंट बहुत अलग अलग तरह के मद होते हैं कि उसमें से आप छांट नहीं पाते हो कि किसको हम प्रतिनिधि के रूप में लें, किसके हम आंकड़े प्राप्त करें और किसको छोड़ें। विशिष्ट ज्ञान,
इस विधि को प्रयोग करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे। जनगणना के अंदर क्या है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, आप हर एक के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे और नोट कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर हमने कुछ लोगों से सूचना प्राप्त की है और उस सूचना के ऊपर ऐसे टूल्स लगाने हैं जिससे कि सारे स्कूल की, सारे विद्यालय की सूचना हमें प्राप्त हो जाए। तो ऐसे टूल्स या ऐसे मेथड्स को लगाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। और ये हमारी दोनों विधियां यहाँ पर समाप्त होती हैं। इसके बाद एक भाग और है, तब हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी का एक चैप्टर और जो हमारी रेफरेंस बुक है उसके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। आपको लगता है कि ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसका एग्जाम्पल ठीक नहीं था, किसी और तरीके से बताया जाए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।